नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर हैं। टोक्यो में पीएम मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने स्वागत किया और इस दौरान बच्चे भी मौजूद रहे। आज पीएम मोदी ने टोक्यो में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित किया और आपको बता दें कि 24 मई को यानी कि कल क्वाड समिट में भी वो शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रवासी भारतीयों से कहा कि भारत और जापान नैसर्गिक सहयोगी है तथा भारत की विकास यात्रा एवं क्षमता निर्माण में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय भी है। और हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ चुके हैं भाजपा की ओर से नीलेश सोलंकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की ओर से डॉक्टर निकुल पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ प्रकाश कापड़िया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और थोड़ी देर में रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल अमृतलाल मकवाना भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे नीलेश जी यहाँ पर शुरुआत करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर है, जहां पर प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि टोक्यो में शीर्ष उद्योगपतियों की मुलाकात के साथ के इन कारोबारियों में भारत के प्रति काफी उत्साह है और भारत के युवाओं की उद्यमशीलता और कौशल की काफी सराहना भी हो रही है। जी क्यों ना हो, क्योंकि भारत के जितने भी हमारे जितने भी भारत के जी वासी जो पूरे विश्व में जहाँ है, वहाँ पे मोदी जी जहाँ कहीं पे भी जाते हैं तो जय श्री राम, हर हर मोदी और ये अच्छे नारे, भारत माता की जय, ये नारे सुन के अच्छा लगता है कि हमारे भारत के जो वासी है वो हमारे प्रधानमंत्री को इतना प्यार करते हैं। और क्यों ना करे। और जापान से हमारा ऐसा ताल्लुक रहा है कि उनके पुराने प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे, वो भी हमारे काशी विश्वनाथ महादेव मतलब काशी वाराणसी में भी आए थे। मतलब उनसे इतना हमारा रिलेशन है कि हमें अभी प्रधानमंत्री उनके नए हैं तो उनसे वो क्वाड में मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के भी नया प्रधानमंत्री आ गए हैं, तो अभी जो क्वाड में जो 7 देश है वो 7 देश में जितने भी लोग हैं उनसे मिलेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री इतने एनर्जेटिक है, इतने हमारे खुशहाल है और वो एक अच्छी दिशा के साथ चलते हैं कि जलपा जी 40 घंटों में 3 देशों का प्रवास वो कर चुके हैं। मतलब देखिए कि मैंने देखा टीवी पे तो जापान में छोटे बच्चे भी हिंदी में अनुवाद करते हैं माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी से मिलने के बाद। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और हमारे स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो जा रहे थे तब उन्होंने जापान का प्रवास किया था। तो उनकी प्राचीन जो है वो स्वामी विवेकानंद जी को भा गई थी। और जापान एक ऐसा देश है कि प्राचीन, वो मतलब इतना प्राचीन में भी है और टेक्नोलॉजी में भी आगे है, वो विश्व में एक अलग देश के तौर पे उभरा है। और हमारे लिए वो पुराना साथी है। मतलब अभी हमारे वड़ा प्रधान मोदी जी अच्छे लोगों से अच्छे रिश्ते बना रहे हैं, ताल्लुकात कर रहे हैं कि वो कुछ भी होता है। जैसे अभी देखा होगा आपने कि रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, वहाँ पे माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी की जो अहमता थी कि दोनों देश चालू युद्ध में बात कर रहे थे। अब देखिए कि उनकी एक लाक्षणिकता इतनी होती है कि सबको मालूम था कि यहाँ मोदी जी यहाँ पे कुछ बोलेंगे तो युद्ध रोका जाएगा। और हमारा पक्ष पहले से ही, मोदी जी का पक्ष पहले ही से ही था, हमारा भारत देश का पक्ष पहले ही से ही था कि हम लोग शांति की प्रक्रिया में आगे बढ़े। इसीलिए आज जहाँ कहीं पे भी मोदी जी जाते हैं तो वहाँ हर जगह वहाँ पे जितनी भी पब्लिक होती है, हमारे भारतवासी हो या उनके देश के भी हो, वो हर हर मोदी जी, भारत माता की जय, जय श्री राम, ये नारे आपको सुनने मिलेंगे। और ये एकदम कॉमन हो गया है जलपा जी। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जी, आपके और निकुल जी यहाँ पर आना चाहूंगी क्योंकि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि चाहे आस्था हो या एडवेंचर, जापान के लिए भारत एक हमेशा से स्वाभाविक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी रहा है और इसीलिए भारत चलो, भारत देखो और भारत से जुड़ो, इस संकल्प के साथ जापान के हर भारतीय से उन्होंने आग्रह किया है कि वो इसमें जुड़े। भारत और जापान की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही पुराना रिश्ता हमारा जापान के साथ जी है। और जिस समिट के लिए आज प्रधानमंत्री गए हैं, हम बहुत ही प्रशंसा करते हैं कि वो कितना ज़रूरी है आज भारत के लिए भी। क्योंकि अगर हम इसका इतिहास देखें ये क्वाड समिट का, तो उससे सबसे पहले ये जो चाइना और उसका जो उसका जो नेचर है, उसकी बाउंड्रीज को एक्सटेंड करना, लोगों पे अपना हावी होना, तो जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को एक समय पे ऐसा लगा कि अगर चाइना को कंट्रोल करना है तो टेट्राहेड्रल सिक्योरिटी डायलॉग, यानी कि वो 2002 या 2003 की बात है जब अमेरिका ने इनिशिएटिव लिया और
जापान को बोला और ये टेट्राहेड्रल बना। फिर उसके बाद जब मनमोहन सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो जो जिनसो आबे तब के जो प्राइम मिनिस्टर जापान के थे, तो उन्होंने बोला कि भाई अगर चाइना को अच्छी तरह हैंडल करना है तो भारत को भी अपने साथ वो लेना पड़ेगा। और उस समय पे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ। और उसके बाद अगर हम देखें तो 2010 2011 जैसे ये मिलिट्री ऑपरेशंस, जैसे हम देख सकते हैं कि जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस साउथ चाइना सी हो या इंडो पैसिफिक ओशन में हो या जो भी हो, वो इतना बड़े पैमाने में हुआ को चाइना अब को सोचना पड़ेगा कि अगर मैं कुछ एक्शन लेता हूं तो ये सब देश एक साथ मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि पूरा विश्व आज देखे तो एक परिवार है और हर एक देश की अपनी स्वतंत्रता को मेंटेन करने का उसका अधिकार है, उसका हक है। और जिस तरह चाइना का जो स्ट्रेटजी है कि वो जिस तरह श्रीलंका में देखो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के नाम पे उसका जो इंटीग्रिटी है, उसका जो रिक्वायरमेंट्स है, वो हनन करते हुए वो आगे बढ़ता है कि उसको टेरिटरी बढ़ाना है। जिस तरह जापान को भी ऐसा लगता है कि वो अकेला चाइना को डिफेंड करने के लिए काफी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया को भी लगता है। जिस तरह साउथ चाइना सी के अंदर 9 डैश लाइन बोलते हैं, जिसको 9 डैश लाइन बोलते हैं साउथ चाइना सी में, तो उसको ये चाइना हमेशा कंट्रोवर्सी खड़ी करते हुए वहां पे उसका मिलिट्री ऑपरेशंस करता रहता है। तो वो सबको अगर कंट्रोल करना है, चाइना को पूरे ओर से घेरना पड़ेगा। और इस हिसाब से ये मंत्रणा इतनी जरूरी है कि आज अगर हमारे प्रधानमंत्री वहां गए हैं तो हम वेलकम करते हैं। और ये जो कल भी जो भी चर्चा होगी आने वाले दिनों में अपने देश के लिए, ये खूब जरूरी है, क्योंकि चाइना को हम पहचानते हैं कैसा देश है। अभी जिस तरह प्रधानमंत्री गए, हमारे लोगों ने उनका आवकार किया है, बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह हमारा इकोनॉमिक रिलेशन जापान के साथ रहा है, वो चाहे अगर हम आज जो मारुति सुजुकी या जो कार है जो आज इंडिया में है, तो वो उनके साथ कोलैबोरेशन करके जिस तरह से आज इंडिया को वो अपन बोल सकते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जो क्रांति की बात करते हैं वो जापान ने हमको दिया है। जिस तरह आज बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो इंडिया में आ रहा है, तो टेक्नोलॉजी वो जो दे रहा है इंडिया को, तो बहुत पैमाने में अगर हम देखें तो इकोनॉमिक रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं जापान के साथ। और प्रधानमंत्री हमारे देश में आने के लिए न्योता दे रहे हैं सभी लोगों को, तो हमारा टूरिज्म भी डेवलप होगा। और जापान की बात करें तो हमारा उनके साथ संबंध अगर देखें तो बहुत पुराना है और आने वाले दिनों में ये ऐसा ही बरकरार रहे, ऐसी हमारी शुभेच्छा है। और जिस तरह आज प्रधानमंत्री वहां पे गए हैं तो अपना देश के लिए अच्छी बात है, और आने वाले दिनों में जो दौरा है उनका तो देश के लिए फायदा कारक हो, वैसी हमारी शुभेच्छा है। जी बिल्कुल। जलपा डॉक्टर नीलेश जी यहाँ पर आना चाहूँगी, क्योंकि अगर हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें, हमेशा से देखा गया है कि चीन कहीं ना कहीं अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, चाहे वो ताइवान हो या छोटे छोटे द्वीप हो, हमेशा से वो अपना हक जताता आया है और इसी के खिलाफ कहीं ना कहीं एक्शन लेने के लिए क्वाड इकट्ठा हुई थी। जी देखिए कि क्वाड के जरिए, क्वाड में चाइना है नहीं और छोटे छोटे देश का एक समूह है, और वो क्वाड में जितने छोटे देश है वो उनको सबसे भारत से बहुत सारी उम्मीद है। क्वाड में आप देखिए तो भारत की तुलना सबसे ज़्यादा होती है और एक संरक्षण के क्षेत्र में भी अच्छी होती है। चाइना इसीलिए क्वाड से खिलाफ है और इंडो पैसिफिक में वो अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि छोटे छोटे देश भी अगर भारत के साथ जुड़ते हैं तो चाइना उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। और आज भारत जहाँ पे खड़ा है, आप देखिए कि 10 साल पहले कहाँ था भारत, और आज 10 साल पहले आज की तारीख में भारत के पास क्या है। अब देखिए कि अत्याधुनिक हमारे पास राफेल जैसे लड़ाकू विमान है, हमारे पास जितने भी हमारी थल सेना है, जल सेना है, हर एक के पास इक्विपमेंट एक अच्छे है। तो ये हमारे लिए एक संरक्षण का ये मामला है और ये बहुत ही पॉजिटिव है। दूसरा कि हमारे साथ जितने भी देश जुड़े हैं, आप देखिए कि विश्व में हर एक देश भारत से जुड़ना चाहता है, क्योंकि भारत में एक अच्छा वातावरण एक अच्छा है। लोगों को मालूम पड़ता है कि हाँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अच्छा है, यहाँ पे मोदी जी यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट चला चुके हैं। इसलिए आप देखिए कि 8 साल पूरे होने में थोड़ा टाइम बाकी है। इसलिए कि वजह यह है कि चाइना अभी वो पूरा एक अग्रेसिव हो गया है कि उसको ताइवान भी चाहिए, उसको जो सी है वो भी चाहिए, उसको पाकिस्तान के जरिए भारत पे भी थोड़ा हक जमाना है। लेकिन जहाँ तक वड़ा प्रधान मोदी जी है जलपा जी, तब तक ये मुमकिन नहीं है। और दूसरी बात बोलिए
कि जैसे अमेरिका जैसे विश्व की महासत्ता है, आप देखिए कि ये जो युद्ध हुआ रशिया और यूक्रेन का, तो हमें मालूम पड़ गया कि अमेरिका की जो हालत हो गई है, तो अब सबकी निगाहें हमारे भारत देश पे है और हमारे वड़ा प्रधान मोदी जी से हर कोई छोटा से छोटा देश या बड़ा देश जुड़ना चाहता है, पर हमारे भारत से कोई अटैकिंग या कोई दुश्मनी देखना नहीं चाहता। आप देखिए कि हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है, हमारा श्रीलंका है कि अभी वो उसकी इकोनॉमी डाउन हो गई है। अभी देखिए कि बांग्लादेश भी अभी वही राह पे चल रहा है। अफगानिस्तान में पूरी गवर्नमेंट चेंज हो गई। तो ये पूरे मतलब हमारे आसपास में जो एक वातावरण बना था, इससे अच्छा एक हमारा भारत में एक अच्छा वातावरण ये है, अच्छा एक पॉजिटिव वातावरण ये है कि यहाँ पे आप देखिए कि यूक्रेन और रशिया के चलते युद्ध के दायरे में मैंने देखा था कि विपक्षी हमारी पार्टी जितने भी थे मोगोरे आप देखिए कि चलते युद्ध में पेट्रोल डीजल और जो गैस होता है घर में जो यूज होता है उसके दाम कम किए। मतलब अब देखिए कि माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी बाहर भी स्ट्रेटेजिक अच्छा करते हैं और हमारे भारत के अंदर भी एक अच्छा एक वातावरण अच्छा लाते हैं। और हमारे राहुल बाबा जी देखिए कि लंदन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और भारत की कीरकरी करते हैं। तो ये दोनों में एक फर्क दिखता है जल्पा जी कि एक अच्छे लेवल पे एक अच्छे दिशा में एक भारत को एक विश्व गुरु बनाने की दिशा में माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी दिन रात सालों तक मेहनत करते हैं और हमारा यही देश लोगों की एक अपेक्षा ज़्यादा हो गई है। आप देखिए कि कहीं पे भी वड़ा प्रधान मोदी जी जाते हैं तो उनकी मतलब उनका जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो प्रोटोकॉल तोड़ के भी उनको रिसीव करता है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हमारे वड़ा प्रधान मोदी जी की जो यही दिशा है, हमको विश्व गुरु बनने में कोई रोक नहीं पाएगी। जल्पा जी जी आपकी और निकुल जी यहाँ पर आना चाहूँगी। यहाँ पर मुद्दा चीन का इसीलिए भी अहम है क्योंकि चीन कहीं ना कहीं अपनी विस्तारवादी नीति से तो बाज नहीं आता, लेकिन अगर कोड की बात करें तो कोड की मीटिंग से तो वो पहले ही भयभीत नजर आ रहा है क्योंकि एक स्टेटमेंट चीन की ओर से आया अमेरिका को लेकर के कहीं ना कहीं ये उनकी जो मीटिंग है वो विफल साबित होने वाली। आज देखो रशिया यूक्रेन का विरोध क्यों कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन को नाटो में जाना है और रशिया वही बोल रहा है कि यूक्रेन नाटो में ना जाए। इसी तरह चाइना ये सोचता है कि ये क्वाड जो कंट्रीज है वो एशियन नाटो है। एशियन नाटो मीन्स कि अगर कुछ होता है किसी को तो ये लोग सब साथ खड़े होंगे। पर अगर हम आज रशिया और यूक्रेन की जो परिस्थिति देखें, इसमें यूक्रेन को अभी मेंटल सपोर्ट मिला है लेकिन जिस तरह से चाहिए वो नहीं मिला है। हर एक जगह पे अगर हम कोई भी देश देखें तो उसकी लड़ाई उसको भी लड़ना है, पर ये एक मेंटल सपोर्ट रहता है किसी के लिए जब वो एक एलाय में हो, एक साथ में होता है। अगर हम आज इकोनॉमी की बात करें तो 1991 में जब मनमोहन सिंह ने ये वर्ल्ड के लिए इकोनॉमी जब खोला तो धीरे धीरे आज इंटरनेशनली लोग इंडिया में आने लगे और आज हम देख सकते हैं कि 2014 तक जो आज देश ने प्रगति किया है, इतना सारा डेवलपमेंट हुआ, जो उन्नति हुआ लोगों का और जिस तरह इकोनॉमिक टाइज भी हुआ, उसमें आज देश एक अलग पटल पे है। और आने वाले दिनों के अंदर भी ये जो सब चीज है, चाइना जो भी सोचता है कि हम इंडिया पे कैप्चर करेंगे, लेकिन उनकी मंशा कई बार विफल हो गई है। वो इंडो चाइना वॉर भी हो उस टाइम पे भी अगर देखें तो जिस तरह डिफेंड किया गया हमारे आर्मी द्वारा, और दिनों में हमारा आर्मी है आज के कोई भी किसी को भी कभी जवाब दे सकता है। अभी हमको जो सोचना है कि हमारा स्टैंड क्या रहना चाहिए, तो हम एक आज सबसे पॉपुलर पॉपुलेशन वाले कंट्री है और हमारा जो पॉपुलेशन है उसको यंग बोलते हैं, तो वो जो इंटरनेशनली जो भी मार्केट है उसको अट्रैक्ट कर रहा है और इसी हिसाब से आज इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और अपने देश के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमारे प्रधानमंत्री कोई भी देश का दौरा करता है और उसके वजह से अगर देश में इन्वेस्टमेंट आता है या रोजगार आता है तो वो उनकी फर्ज में आता है और जवाबदारी होती है और अच्छी बात भी है, हम अप्रिशिएट भी करते हैं। पर जिस तरह दूसरी जो बाबतें हैं आज, जिस तरह शिक्षण की व्यवस्था की बात करें या महंगाई की बात करें या बेरोजगारी की बात करें, उस पे भी प्रधानमंत्री जी को आके खुल के अपना विचार रखना चाहिए और देश के लोगों को, जैसे वो रात को 8 बजे मन की बात में एड्रेस करते हैं, कई बार वो चैनल पे आके एड्रेस करते हैं, 8 बजे का समय उनका बहुत ही अच्छा रहता है और हम सब भी लोग 8 बजे ही बैठते हैं। तो आने वाले दिनों में क्या करने वाले वो भी थोड़ा प्रकाश अगर देते हैं तो देश के लिए बहुत ही अच्छा होगा। जल्पा बेन जी
आपकी और यहाँ पर कर्नल जी आना चाहूंगी। अगर पीएम मोदी के जापान दौरे की बात करें, कितना अहम, क्योंकि कोर समिट में भी वो हिस्सा लेने वाले हैं। जी जलपा जी, आज जिस प्रकार क्वाड का शिखर सम्मेलन जापान में होने जा रहा है, जो ये 4 देश मिलकर के ये क्वाड की जो संरचना हुई है, इसमें से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश मिलकर के एक संगठन बनाया है, जिस संगठन के द्वारा ये हमारा जो इंडो पैसिफिक जो रीजन है, इसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, और जिस प्रकार से आज चाइना पूरी दुनिया के अंदर जो विस्तारवादी नीति के द्वारा जाना जाता है, एक तरफ से देखा जाए तो चाइना वैसे 14 कंट्री के बॉर्डर से घिरा हुआ देश है, लेकिन जहां भी छोटा द्वीप समूह मिल जाता है वहां पर अपना कब्जा जमाने की पूरी पूरी कोशिश करता है। तो इसी प्रकार से आप और हम सब सुपरिचित है कि जैसे चाइना आज दक्षिणी चीन सागर के अंदर अपना पूरा दबदबा जमा रखा है, जहां पे अपना सैन्य अड्डा बनाया हुआ है, कृत्रिम द्वीप समूह भी बनाया हुआ है, और साथ ही साथ जापान के साथ पूर्वी चीन सागर का भी विवाद उसके साथ साथ चल रहा है। और जापान ने, और इसके साथ साथ चाइना जो है, जिस प्रकार से आज उसके जो बगल वाले कंट्री है, आसपास के जो कंट्री है, जैसे फिलीपाइंस हो गया, ब्रुनेई हो गया, मलेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, इन कंट्रियों के अंदर भी वो अपना दावा जमा रहा है। खास करके ताइवान, कि ताइवान वो अपना शुरू से ही, जब से चाइना और ताइवान दोनों अलग अलग हुआ है 1939 जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, और जापान से जब मुक्त हुए और उसके बाद गृह युद्ध चला, और ये दोनों देश जब से अलग हुए हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक दृष्टि से देखा जाए आज पूरी दुनिया के देशों की नजर ताइवान के ऊपर है। और अमेरिका ने तो खरा खरा संदेश भी दे दिया है कि अगर चाइना ने हिमाकत की इस ताइवान के ऊपर अटैक करने की, तो अमेरिका रिटेलिएटेड एक्शन उसके ऊपर करेगा। तो आज जिस प्रकार से जापान के प्रधानमंत्री श्री फूमियो किशिदा ने भारत के प्रधानमंत्री को जो आमंत्रण दिया, और भारत के प्रधानमंत्री जापान में आने वाले 2 दिन रुकने वाले हैं, जिसमें वो 40 घंटे में लगभग 23 बैठकें करेंगे और 4 राष्ट्राध्यक्ष को मिलेंगे। और जिस प्रकार से जापान आज हमारा सबसे पुराना मित्र, अगर कहे तो सबसे पुराना मित्र कहा जाएगा, जिनके साथ हमारा पिछले 7 दशकों से व्यापारिक संबंध है, और जापान के अंदर तकरीबन हमारे 40,000 भारतीय वहां पर अपना जॉब कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं या किसी न किसी कार्य के लिए वहां पे जुड़े हुए। तो भारत के प्रधानमंत्री का सर्वप्रथम एक जो प्रायोरिटी होती है, वो प्रायोरिटी है कि जिस भी देश में वो विजिट के लिए जाते हैं तो अपने भारतीय लोगों से मिलते हैं। मिलने का मतलब क्या है कि उनको अगर इंटरनली उस कंट्री के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, वीजा रिलेटेड समस्या है या रेजिडेंशियल रिलेटेड समस्या है, जॉब रिलेटेड समस्या है, या किसी भी प्रकार का समस्या है, तो उनकी जो टीम ऑफ मेंबर्स है, वो 2 दिन आने से पहले इनका जब इनके साथ बातचीत होता है, तो उससे पहले वो डेटा पूरा कलेक्ट कर लेते हैं और उनकी समस्या का पूरा समाधान करते हैं। तो ये प्रधानमंत्री की एक बहुत ही एक जिसको कहते हैं कि फ्यूचर विजन है, कि हमारे भारत से अलग अलग देशों के अंदर जहां जहां हमारे भारतीय निवास कर रहे हैं, तो हमारे भारत के नागरिक हैं, और उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को 40,000 लोग आज जो जिस प्रकार जापान में स्थायी है, तो उन लोगों को भारत के तरफ रुख कर रहे हैं कि उनका व्यापार भारत के साथ ज्यादा से ज्यादा बढ़े, उनका इन्वेस्टमेंट भारत के साथ ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो ये इनकी एक सबसे बड़ी पहल होती है, चाहे वो मिडिल ईस्ट में जाए, चाहे वो यूरोपीय कंट्री में जाए, जहां भी जाए, तो ये इनका एक सर्वप्रथम प्रायोरिटी में रहता है कि भारतीयों को वो एड्रेस करते हैं और भारतीयों के साथ वो अपने मन की बात करते हैं कि आज भारत कहां है। आज जिस प्रकार पूरी दुनिया के अंदर कोरोना का संकट छाया हुआ था, इस कोरोना संकट में बड़ी बड़ी महासत्ताएं भी
ये गरीब कंट्रियों की मदद करने के लिए नहीं आई थी। यूएस जैसा पावरफुल कंट्री, चाइना जैसा पावरफुल कंट्री, फ्रांस जैसा पावरफुल कंट्री, रशिया जैसा पावरफुल कंट्री, किसी भी देश ने एज पर WTO के मुताबिक जिस प्रकार भारत ने दुनिया के देशों को वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया है, भारत का जहाज के द्वारा दुनिया के 100 से अधिक देशों को वैक्सीन मुहैया करवा गई, दवाइयां मुहैया करवाई गई, तो ये एक भारत का सबसे बड़ा, जिसको मानते हैं कि विश्व वसुदैव कुटुंबकम, कि पूरी दुनिया एक परिवार है मेरा। पूरी दुनिया के एक भी इंसान को अगर परेशानी होती है तो वो परेशानी मुझे हो रही है। आज जिस प्रकार खाद्यान्न संकट पूरे विश्व के अंदर फैला हुआ है, जिसमें भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका बजा रहा है, जो व्हीट का एक्सपोर्ट करते हुए दुनिया के तकरीबन 59 कंट्री से ज्यादा यूरोपीय देशों में भारत और वेस्ट कंट्री के अंदर भारत अपना जो व्हीट है उसको वो एक्सपोर्ट कर रहा है। आज रूस और यूक्रेन का जो लड़ाई चल रहा है, युद्ध आज तकरीबन 3 महीना पूरा होने जा रहा है, तो इस युद्ध के अंदर दुनिया को WTO और फूड एसोसिएशन ने बता दिया है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया का खाद्यान्न संकट बड़ा हो सकता है, 70 दिन चले उतना ही उसके पास अन्न है। तो इस हालत में आज भारत, दुनिया की निगाहें भारत के ऊपर आई हुई है। भारत में बीच में शायद आप सभी लोगों ने न्यूज के द्वारा सुना होगा और पढ़ा होगा कि भारत ने जो प्राइवेट कंपनीज जो एक्सपोर्ट करती है उन पर बैन किया हुआ है, कारण कि भारत जो जिनके साथ जुड़ा हुआ है, ताकि इनका आज के हालात को देखते हुए वो उनकी कालाबाजारी ना कर सके, और जहां खाद्यान्न जाना चाहिए, जिस प्रकार आज अफगानिस्तान खाद्यान्न से जूझ रहा है, तो भारत ने हजारों टन यहां से गेहूं पाकिस्तान के जरिए मना कर दिया, तो चाबहार बंदर के जरिए भी वहां पर अफगानिस्तान के अंदर गेहूं को मुहैया करवाया गया। आज श्रीलंका भी खाद्यान्न की मार से जूझ रहा है। दुनिया के जहां जहां, चाहे वो साउथ अफ्रीकन कंट्री हो, जहां जहां कंट्रीज के अंदर दुख तकलीफ आती है, तो भारत ही एक पहला ऐसा देश है जो पहल करके उन देशों की इन भूख को मिटाने का सर्वप्रथम अगर कार्य करने वाला कोई देश है तो ये भारत है। आज भारत को जो हमारी आशा बहनें हैं, जिन आशा बहनों ने इतना बड़ा कोरोना काल के अंदर बड़ा कार्य किया था, तो WTO ने उनको एक बहुत बड़ा एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हमें एक गौरव होना चाहिए भारतीय होने के नाते कि WTO वर्ल्ड जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO है, उन्होंने इतने बड़े अवार्ड से भारत देश को सम्मानित किया है कि हमारे भारतवर्ष की जितनी भी आशा बहनें, आशा वर्कर, जिन्होंने कोरोना काल में, डिफिकल्ट काल में हजारों लाखों लोगों की जानें बचाई है, तो उनके लिए WHO ने एक बहुत बड़ा अवार्ड से सम्मानित किया है। और उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में ये जो क्वाड मीटिंग है, सबसे बड़ा इसका मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के अंदर शांति बनाए रखना, और दूसरा इसका जो सामरिक रूप से जिस प्रकार चाइना पूरी दुनिया के अंदर अपना दबदबा है, पूरी दुनिया के अंदर अपना जो फैलाव कर रहा है, उस फैलाव को रोकने के लिए आज ये जो एक संगठन बनाया है, और साथ ही साथ जो हमारी एक जो चैनल है, व्यापारिक चैनल, उस व्यापारिक चैनल को दोबारा फिर से खोलने के लिए ये एक प्रयास किया जा रहा है। कारण चाइना एक ऐसी महासत्ता है, चाइना को ऐसा लगने लगा है कि अभी एक एशिया पैसिफिक का एक छोटा नाटो बन करके चाइना को अंकुश लगाने के लिए ये क्वाड का गठन किया गया है। वास्तव में ऐसा नहीं है। ये क्वाड जो है, इसमें ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है और जापान के प्रधानमंत्री और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की प्रेसिडेंट और भारत के प्रधानमंत्री, ये चारों मिलकर के दशा और दिशा को तय करेंगे। कारण कि अभी जिस प्रकार से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, कि इस पर अभी लगाम कैसे लगाई जाए, ये जो निर्मम हत्याएं हो रही, उन हत्याओं को कैसे रोका जाए, और इतना जो हो गया सो हो गया, आने वाले समय की एक रूपरेखा तैयार करने के लिए कल मंगलवार को जापान के टोक्यो शहर के अंदर ये बैठक का दौर होने जा रहा है। और इन बैठकों के दौरान में
सबसे पहला जो है ये हमारा व्यापारिक जो श्रृंखला है कि इन व्यापारिक श्रृंखला के अंदर हम किस प्रकार से इन देशों के साथ हमारा जो व्यापारिक संबंध रहेगा। क्लीन एनर्जी के ऊपर बातचीत होगी, कर्मचारियों के सिक्योरिटी के ऊपर बातचीत होगी और जो भ्रष्टाचार निरोधी जो कानून है उसके ऊपर भी इन बातों पर पूरी पूरी चर्चा की जाएगी। तो इस प्रकार आज जो ये क्वाड समूह बैठा है जिसमें चाइना को तो मिर्ची लग गई है। कारण क्या है कि उनको पता है कि अभी मैं भारत के ऊपर किसी भी प्रकार से सामरिक दृष्टि से मैं दबाव नहीं डाल सकता हूं। कारण जहां जहां चाइना ने भारत के अंदर घुसने की कोशिश किया है वहां पे भारत ने पाकिस्तान को और चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अगर स्ट्रेटेजिक दृष्टि से देखा जाए तो चाइना जिस प्रकार से एशिया पैसिफिक के अंदर अपना पैर फैला रहा था, जैसे पाकिस्तान को सीपीईसी यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना करके एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा था, लेकिन इनके इस मंसूबे पर पूरा पानी फेर दिया। कारण इतना बड़ा 60 अरब डॉलर का ये जो एक बहुत बड़ा पैकेज है, उस पैकेज में आज जो बीएलए है यानी कि बलोच जो लिबरेशन आर्मी है वो चाइनीज वर्कर इंजीनियर पर पूरा अटैक कर रही है। वो चाहते नहीं है और भारत ने शुरू से ही विरोध किया है कि ये सीपीईसी जो कॉरिडोर है ये हमारे पाक कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान से निकल रहा है, जो हमें कतई मंजूर नहीं है। तो वहां की आम जनता भी अभी रोड पर आ गई है। तो ये चाइना का जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, एक तो यहां से उनको वायलेट कर दिया, बाइफरकेट कर दिया। दूसरा, जिस प्रकार उसने श्रीलंका का हबन टोटा 99 ईयर्स के लिए जो उन्होंने लीज पर लिया है, यहां भी भारत ने पूरी पूरी ब्रेक लगा दी। यानी कि त्रिंकोमाली जो दुनिया का दूसरा नंबर का नेचुरल बंदरगाह है, दुनिया में 2 नेचुरल बंदरगाह है, एक ऑस्ट्रेलिया का सिडनी और दूसरा जो है ये श्रीलंका का त्रिंकोमाली, जहां पे ऑयल डिपो है। अंग्रेजों के टाइम से 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ब्रिटिशर्स भारत में थे उस समय के 99 ऑयल डिपो है। वो ऑयल डिपो पे हमारी और श्रीलंका सरकार के साथ सहमति बनी जो कितने सालों से चल रही थी कि एक डिपो के अंदर हम वहां 12,000 किलो लीटर जो क्रूड ऑयल है उसको वहां पे हम स्टोर कर सकते हैं। तो एक स्ट्रैटेजिक दृष्टि से चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उन्होंने हबन टोटा लिया। तो हमारे पास त्रिंकोमाली है। बांग्लादेश के अंदर भी चाइना ने अपना पग पसार करने की कोशिश की, लेकिन खालिद जिया वहां की जो प्रधानमंत्री है उनको पता चल गया कि जहां चाइना जाता है वहां वो पूरी दुनिया को तहस नहस करता बर्बाद कर देता है। श्रीलंका की हालत को देख करके उन्होंने भारत की तरफ रुख किया और उन्होंने कहा कि व्यापारिक दृष्टि से भारत को हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और भारत को हम अपनी तरफ से हमारा जो चितागोंग बंदरगाह है वो उनको इस्तेमाल करने के लिए पूरी पूरी मंजूरी देते हैं। वो यहाँ आई और इसके ऊपर भी हमारा हस्ताक्षर हुआ। तो यहाँ भी उनको एक मुंह की खानी पड़ी। और अभी अभी फिलहाल भारत के प्रधानमंत्री नेपाल के दौरे पर गए थे 16 मई को, जहां नेपाल गवर्नमेंट के साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चाइना उसको कई दिनों से एल्बो पर गुड़ लगा करके बार बार उसको प्रयास किया जा रहा था, हम आपको पूरी मदद करेंगे। इससे पहले कि चाइना मदद करता, भारत ने इतने बड़े 6 समझौते पर साइन हुआ कि कनेक्टिविटी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के ऊपर जो सहमति बनी और 6 एग्रीमेंट नेपाल के साथ भी किया गया। तो इस प्रकार से अगर सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो चाइना को हमने चारों तरफ से घेर रखा है। चाहे वो यहां से म्यांमार हो, म्यांमार के साथ भी हमारे बहुत अच्छे संबंध है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ जो है चाइना का 70-80% जो क्रूड ऑयल आ रहा है वो मलाका जो एक कॉरिडोर है, जहां पर दुनिया का मैप अगर आप देखेंगे तो हिंद महासागर और अरबी महासागर से चारों तरफ से भारत ने उसको घेर रखा है। एक तरफ यूएसए है, दूसरी तरफ जो हमने यूएसए के साथ जो एक स्ट्रेटेजिक समझौता किया हुआ है जिसका नाम है लेमुआ समझौता, लॉजिस्टिक एक्सचेंज एंड मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसके द्वारा अमेरिका के दुनिया के किसी भी देश में जो नेवल बेस है या एयर बेस है उसका इस्तेमाल भारत कर सकता है और अमेरिका भी भारत के इन नेवल बेस और एयर बेसों को इस्तेमाल कर सकता है। तो उस तरह से मलाका कॉरिडोर में भी चाइना को हमने अच्छी तरह से घेर रखा है। अगर दूसरी बात देखें, जहां चाइना का दबदबा है वो है आपका दक्षिणी चीन सागर,
जहां अमेरिका ने पूरे अपने युद्धपोत और बेड़े वहां पर पूरे के पूरे लगाए हुए हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो उसके अगल बगल के जितने भी कंट्री है, भारत ने ऑफर किया है ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपाइंस को। फिलीपाइंस भी भारत का ब्रह्मोस मिसाइल लेने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ जो सेमीकंडक्टर बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई देश है वो ताइवान है। अगर ताइवान भारत के साथ आ जाता है, परंतु मजबूर है चाहे जो ताइवान से सेमीकंडक्टर खरीदने के लिए, क्योंकि वन चाइना पॉलिसी जो चल रही है, जिसके अनुसार हम ये समझौता उनके साथ नहीं कर सकते। लेकिन अगर वायलेट करके ताइवान का सामान अगर हम खरीदना शुरू करें तो चाइना का इतना बड़ा जो भारत के साथ व्यापार है वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। और दूसरे जितने भी ब्रुनाई कंट्री है, मलेशिया है, वियतनाम है और जो जो छोटे छोटे कंट्री है जहां पे इनका दबदबा है, तो उन दबदबा को कंट्रोल करने के लिए एक तरफ से अमेरिका ने उसको दबाव डाला है, दूसरी तरफ पूर्वी चीन सागर का जो विवाद जापान के साथ चल रहा है। जापान को तो अपना पुराने समय से ही भी अपना वो दुश्मन समझता है, क्यों जापान ने चाइना के अंदर 45 साल तक उनके पूरे कंट्री पर कब्जा किया था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान ने चाइना को छोड़ा। तो इस प्रकार से चाइना और जापान का बहुत पुराना दुश्मनी रिश्ता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो चाइना महासत्ता को रोकने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि व्यापारिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से ये जो एक क्वाड का जो गठन किया गया है, जिस क्वाड के गठन से हम इनकी चाइना की जो महासत्ता की पावर है, जो विस्तार करने की पिछले 2 सालों में आपने देखा होगा चाइना ने जिस प्रकार से भारत के अंदर जो इन्फ्लिट्रेशन किया है, भारत के अंदर घुसखोरी के अंदर घुस किया। आपने गलवान घाटी हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश का विस्तार हो, चाहे डोकलाम का एरिया हो, तो चाहे वो फिर लिम्पियाधुरा और काला पानी का जो विस्तार हो, उन तमाम जगह पर चाइना ने भारत के अंदर घुस करके भारत को बार बार डिस्टर्ब करने की कोशिश किया है। लेकिन हर बार भारत ने अपना मुंह तोड़ जवाब दिया है। चाहे वो गलवान घाटी हो, उनके 20 सैनिक भारत के अंदर घुस करके उनको मारा, लेकिन हमने उनका जवाब वो 40 सैनिक या 50 सैनिक को मार करके किया है। हमारी सेना का मनोबल इतना ऊंचा है कि आज हाई एल्टीट्यूड बटालियन के अंदर वो विकास बटालियन हो, चाहे वो लद्दाख स्क्वाड हो, चाइना की सेना वहां पे टिक नहीं सकती है। आज उनके अगर 2 साल के अंदर उनके बड़े बड़े कमांडर, मेजर जनरल रैंक, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक, ब्रिगेडियर रैंक, वो जो है 2 साल में 10-10, 12-12 लोगों की ट्रांसफर होती है और उनके सैनिक वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। इनका कारण क्या है? वहां इतनी ऊंचाई है जहां ऑक्सीजन भी कम है, वो हाई एल्टीट्यूड एरिया है, उस वॉरफेयर में उनके सैनिक लड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमारी जो सेना है उनका मनोबल इतना है, चाहे एक जवान को 2 साल लगातार एक जगह पे रखा जाए तो भी वो वहां पे लड़ने के लिए तैयार है, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए तैयार है। तो ऐसा मनोबल हमारी भारतीय सेना का। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आज चाइना डरा हुआ है, सहमा हुआ है। आज उनका विदेश मंत्री वांग यी ये भी स्टेटमेंट देकर के कहता है कि नाटो का एक छोटा संगठन है जो चाइना को आगे बढ़ने के लिए एक नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। ये एक छोटा सा एशियाई नाटो देश है जो चाइना को पूरी तरह से दबाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो सर्वांगी तरफ से अगर देखने की हम दृष्टि रखेंगे तो आज चाइना जिस प्रकार से 14 कंट्री के बॉर्डर के साथ कोई ना कोई विवाद के साथ जुड़ा हुआ है। आज पाकिस्तान के साथ अपना वो दबदबा नहीं कर पाया, श्रीलंका के साथ नहीं कर पाया, नेपाल के साथ नहीं कर पाया, म्यांमार के साथ नहीं कर पाया, तो हर जगह पे उनको मुंह की खानी पड़ी। आज भारत का चाहे वो चिकन नेक कॉरिडोर हो, जो नॉर्थ ईस्ट जिसको बोलते हैं 7 सिस्टर्स है, जहां एक छोटा सा अगर वो चाइना वो डोकलाम वाला जो एरिया है जिसको मैं कहता हूं डोकलाम, जहां भूटान, चाइना एंड इंडिया का बॉर्डर पड़ता है, तो उस जगह पे अगर वो कट ऑफ हो जाता है, लेकिन स्ट्रैटेजिक तौर पे आज हमने रोड स्ट्रक्चर बना लिए हैं। आज हमने ब्रह्मोस मिसाइल भी वहां तैनात करने का पूरा प्लान कर लिया है। और हमारी सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो चाइना किसी भी हालत में उस इलाके से
भारत के ऊपर अटैक करने की कोशिश नहीं करेगा। जहां जहां में मौका मिला, ये बहुत अच्छी बात है, चाइना ने गलवान घाटी में आकर के एक सोए हुए शेर को जगा दिया और 3-4 महीने के अंदर हमने अपनी पूरी पूरी तैयारी कर ली। युद्ध क्षेत्र के लिए जो तैयारी करनी हो, सामरिक दृष्टि से तैयारी करनी हो, ये तमाम प्रकार की तैयारी करने का भारत को एक मौका दे दिया और आज हम चाइना का हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। आज उनके साथ WTO की जो संधि है, हमारी व्यापार ट्रेड की जो संधि है, जी वो संधि के अनुसार उनका व्यापारिक संबंध भारत का कई बिलियन डॉलर का उनके साथ चल रहा है। तो अगर चाहे किसी भी हालत में वो भारत पर अटैक करने की कोशिश करेगा तो भारत उसको जवाब देने के लिए हर समय तैयार है। जलपा जी। जी बिल्कुल। आपके और नीलेश जी यहाँ पर आना चाहूंगी, क्योंकि अगर जापान के साथ सबसे पहले बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये साफ कर दिया था कि हमारा जो रिश्ता है वो बुद्ध का भी है, बोध का भी है और कहीं ना कहीं ज्ञान का भी है। और साथ ही अगर कोड मीटिंग की बात करें तो ये इसीलिए भी अहम है क्योंकि अगर हम चीन की बात करें तो हमेशा से उसकी स्ट्रेटेजी ये रही है कि या तो फिर वो किसी को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से दबा सकता है, या तो फिर कहीं ना कहीं भारत जैसे देश की बात करें जिसको सबसे ज़्यादा खतरा लगता है चीन को कि अगर भारत आगे बढ़ गया तो शायद मुझे कहीं ना कहीं एशिया में तो मात दे ही सकता है। इसीलिए वो हमेशा से घेरने की कोशिश करता है, चाहे पाकिस्तान हो, नेपाल हो या श्रीलंका हो। लेकिन नेपाल और श्रीलंका तो समझ चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान जिसके साथ हमेशा भारत के संबंध इतने अच्छे नहीं रहे हैं, तो अभी भी कहीं ना कहीं चाइना की नज़र वही है कि भारत को पाकिस्तान के रास्ते से कैसे परेशान किया जाए। जी, चाइना एक रुका है तो सिर्फ भारत के लिए रुका है। अब देखिए कि भारत ने हम भारतवासियों ने, माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी ने, हमारे जितने भी 140 करोड़ की जनता है उनके ही डर की वजह से आज चीन रुका हुआ है, वरना वो कब का, वो ताइवान हो या कुछ भी हो। आप देखिए कि पाकिस्तान ने तो उसको एक फाइनेंशियल के अंदर उसको प्रेशर करके उसको डाउन कर दिया है, तो पाकिस्तान तो है उसके हाथ में। अब देखिए कि हर एक देश को उसने जितना फाइनेंशियल देना था, श्रीलंका की हालत पूरा विश्व देख रहा है, फिर भी भारत एक अच्छा उसकी नैतिक है, उसका विश्वास है कि वो श्रीलंका जैसे देश को भी हम लोग अभी भी उसको चावल देते हैं, हमारे से बंद पड़ता है, हम उनका वो सपोर्ट करते हैं। चाइना के हम लोग चाइना से कंपटीशन नहीं कर सकते, लेकिन चाइना की जो उसकी जो वन नेशन की जो थी कि जैसे हमारे माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी ने कोरोना के काल में ही बोला था कि आत्मनिर्भर भारत, मतलब अगर कोई भी देश को आगे बढ़ना है, अगर देखिए हम लोग देख रहे हैं कि आज रशिया यूक्रेन का हमारे सामने एग्जाम्पल है कि अगर उनके जो देश के जो भी है बाकी के, वो उनके रिलेशन अगर ख़त्म कर देते हैं, अगर सब एक तीसरा विश्व युद्ध शायद नहीं होता तो अच्छा है, लेकिन अगर हो जाता है तो हमको उन बिटवीन वो ड्यूरेशन में क्या करना है। तो जैसे कि हमारे आत्मनिर्भर भारत की तरह हम छोटी से छोटी मिसाइल से लेके बड़ा स्पेस तक, मतलब आप देखिए कि भारत में स्पेस में कोई उपग्रह को हमको लॉन्च करना है तो काफ़ी सारे हम लोग यूएस के भी उपग्रह लॉन्च कर चुके हैं, क्योंकि कम मात्रा में, कम बजट में हमारे इसरो के जो साइंटिस्ट है वो अच्छा एक उपग्रह हमारे स्पेस में एक लॉन्च कर सकते हैं। दूसरी बात कि भारत पहले आप देखिए कि एक मदारियों का देश बोला जाता था, गरीबों का देश बोला जाता था कि भारत हर जगह जाता है तो कुछ मांगने जाता है, लेकिन आज 2014 से ये नौबत नहीं आई है जल्पा जी, क्योंकि माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी जहाँ कहीं भी जाते हैं तो टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करते हैं, जो हमारे प्रगतिशील होता है कि हमारे स्टूडेंटों के लिए क्या चाहिए, हमारे हेल्थ सेक्टर के लिए क्या चाहिए, हमारे एजुकेशन के लिए क्या चाहिए, हमारे संरक्षण क्षेत्र के लिए क्या चाहिए, तो वो हर एक देश के साथ आदान प्रदान करते हैं। और वो एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप देखिए कि हमारे देश को आज जितनी भी जो ज़रूरत थी वो 2014 से लेके आज 2022 है, तब तक कि आज हमारे पास एक सक्षम भारत है कि हम लोग किसी पे अटैक नहीं कर सकते, लेकिन हाँ खुद का बचाव कर सकते हैं। लेकिन कोई भी देश, पहले भी तो युद्ध हुआ ही है जी, देखिए जी जरूरी है, युद्ध हुआ है, लेकिन अब देखिए कि जो युद्ध हुआ है उसमें हमारा भारत का पक्ष सबसे ज्यादा रहा है। पहले के प्रधानमंत्री के ऐसे थे कि वो हर एक से कंफर्मेशन लेते थे, उनको कंफर्मेशन मिलना। और अब देखिए कि सीडीएस जो हमारी जो एक मात्र तीनों जो थल सेना है, आर्मी है हमारी, उसका एक कोऑर्डिनेटर जो हमारे स्वर्गीय
बिपिन रावत जी थे। ऐसी पोस्ट कभी कांग्रेस के शासन में वो का आपने देखी नहीं होगी, मैंने तो नहीं देखी। तो ऐसे एक कोऑर्डिनेशन था कि वहाँ पे प्रधानमंत्री जी का वो परमिशन लेने का जरूरी नहीं था। अगर कुछ युद्ध होता है, आपातकालीन में अगर कुछ होता है, तो हमारी तीनों सेना के जो कोऑर्डिनेटर होते हैं, CDS जो पोस्ट होती है, वही एक्शन में आते हैं। तो हमारे ये पूरा एक अलग से एक 2014 से एक हुआ है विकास कि कोई भी देश हो, आप देखिए कि चाइना को हमने रोकने रखा है। करीबन 19 में फैसला लिया गया था जी, मैं वही बोल रहा हूँ कि 2014 से आप देखिए कि हमारे पास जितने भी हमारे आर्मी के पास आप देखिए बहुत अच्छी इक्विपमेंट नहीं थे। ये हमारे विशेषज्ञ हमारे अमृतलाल जी, उनको मालूम होगा कि कौन सी चीजें कमी आर्मी कोई भी अगर हर एक डिपार्टमेंट कुछ मांगता है तो उसको देना पड़ता है। लेकिन आज देखिए कि आज एक इमरजेंसी बजट भी हमारे वड़ा प्रधान मोदी जी ने लॉन्च कर दिया है कि अगर सेना को या कोई भी हमारी मिलिट्री को या कोई भी हमारे संरक्षण कैडर को कुछ भी चाहिए तो वो आपातकालीन में वो बजट यूज कर सकता है। मतलब आप देखिए कि किसी की परमिशन की जरूरत यहाँ पे नहीं रहती है। दूसरी बात कि आज हमारा देश आज आप देखिए कि रशिया यूक्रेन के जो युद्ध हुआ वहां पे अगर व्हाइट फ्लैग दिखाते तो शरणागति होती है। लेकिन ये युद्ध के बीच में हमारे काफी सारे स्टूडेंट फंसे थे, तो इन्होंने भारतीय तिरंगा का सम्मान करते हुए दोनों देश को मालूम था कि ये भारतीय तिरंगा कहीं पे भी होता है तो हमको यहाँ पे कोई फायरिंग नहीं करना या हमें उन बच्चों को जाने देना है। तो ये हमारे भारत देश का, ये हमारे तिरंगा का मान बढ़ाया है। और ये 2014 से आप देखिए कि आज कोई भी हो, आज विश्व गुरु बनने की हमारी जो राह है वो आगे बढ़ रही है। और हमारे पास हो अभी अमेरिका हो या रशिया हो या यूक्रेन हो या कोई भी देश हो, आज हमारे से जुड़ना चाहता है, हमारी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करना चाहता है, हमारे देश में निवेश करना चाहता है। जलपा जी, हर एक देश को क्या चाहिए? एक निवेश एक अच्छा चाहिए, एक अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, वो हमारा देश आज कर सकता है। और अब देखिए कि कोरोना में हम लोगों ने 160 देशों से भी ज़्यादा सबको मेडिसिन भेजा है। हमारे जितने भी हमारे से भी छोटे देश है उनको हम लोगों ने वैक्सीन दी है। तो हमारा देश ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी आदान प्रदान करता है। हम लोग एक मानवता के तौर पे भी जाने जाते हैं कि हमारे वड़ा प्रधान मोदी जी ये सबको सपोर्ट भी करते हैं। और ऐसा भी नहीं है, आप देखिए कि हमारे पूर्व वड़ा प्रधान जितने भी थे उनको वो दिशा पता नहीं कहाँ, मतलब नजर नहीं आई होगी। लेकिन आप देखिए आज वड़ा प्रधान मोदी जी जहाँ कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ के विजुअल आप देखिए कि मोदी मोदी भारत माता की जय। हमारे जो बाहर के जो हमारे भारतवासी थे उनको भी आज वो भारत देश की जो गरिमा थी उनको मालूम हो गई कि नहीं, आज भारत एक सुरक्षित हाथों में है। और 2022 हो नहीं, लेकिन वो सबसे ज्यादा माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी का अगर शासन होगा तो हमारा देश विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोकेगा। और हमारा भारत आज देखिए कि समुद्र में केबल डाल सकता है, हम लोग आज स्पेस में है, हम लोग हमारे देश में जो भी हमारी कमिटमेंट थे वो हम लोग पूरा कर चुके हैं। मतलब हमारी जो जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो सरकार आई तब से आजादी के सभी वर्षों के बाद कहीं ना कहीं भारत ने उत्तर उसमें बढ़ोतरी की है और सभी का सहयोग रहा है इसमें। तो मैं आप जो बता रहे हो स्पेस में, तो ऐसा तो है नहीं कि अचानक से जी मैं वही बोल रहा हूँ कि मैंने आजादी के बाद, आप देखिए कि आजादी के बाद हम लोगों ने आजादी तो ले ली जलपा जी, लेकिन आजादी के बाद क्या हमारा एक देश एक अच्छी दिशा में जाना। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारी, जैसे इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, वो लोग अच्छे लेवल पे थे। लेकिन क्या हुआ, आज उनके ही दुश्मन थे या उनके ही जो भी थे वो उनको बचा नहीं पाए। लेकिन फिलहाल आज एक अच्छे देशों में है, आज अच्छे हाथों में है हमारा देश कि आज वड़ा प्रधान मोदी जी आज स्पेस में भी है, समुद्र में केबल ना डाल सकते। हमारा देश आज कहीं पे भी कोई भी टेक्नोलॉजी में है। तो देखिए जलपा जी के हमारे स्टूडेंट्स आज कोई भी हो तो एक आत्मनिर्भर बनने की तौर पे है। जैसे हमारे अमृतलाल जी ने बोला कि हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपाइंस को देते हैं, तो ऐसे है कि हम लोग आज सबसे ज्यादा हम लोग आयात करते थे जितने भी हमारे संरक्षण इक्विपमेंट थे, आज हम लोग वो एक्सपोर्ट करने की दिशा में। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और जलपा जी आप देखिए कि चाइना जैसे बड़े देश को भी हम लोग मार दे सकते हैं। बहुत ही नजदीक के देशों में हमारा जो भी हमारा संकल्प है वो पूरा होगा। और हमारे वड़ा प्रधान मोदी जी कमिटमेंट में है
8 बजे आते हैं निकुल जी, तो 8 बजे वो कमिटमेंट करते हो, देश के लिए करते हैं, देश की सेवा के लिए, देश के सेवा के लिए, देश के लिए वो प्रवास करते हैं, और वो देश की एक उसको एक डेवलप करने के लिए जाते, ना कि कोई कॉन्फ्रेंस में जाते और किरकिरी करते हैं। तो ये हमको ये एक समझना चाहिए जलपा जी कि हमारा बड़ा प्रधान मोदी जी हमारे देश के लिए हमारा इतना काम करता है, तो हम लोग कुछ नहीं लेकिन उनकी तारीफ तो करें। जय जलपा जी। आपकी और निकुल जी यहाँ पर आना चाहूंगी, क्योंकि अभी जिस तरीके से नीलेश जी शुरुआत में बात कर रहे थे, ये कहा भी जा रहा है कि आने वाले समय में भारत जो है वो टेक्नोलॉजी का सेंटर भी बन सकता है, लेकिन साथ ही उसके लिए जरूरी भी है कि जरूरी पॉलिसी और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद हो। अगर हम पॉलिसी की बात करें और इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इस देश के अंदर कंप्यूटर क्रांति की अगर बात करें तो राजीव गांधी ने एक दूरंदेशी करके एक कंप्यूटर जो टेक्नोलॉजी बनाने के लिए जो स्थापना किया था, आज देख सकते हैं कि पूरे भारत के अंदर आज कंप्यूटर युग क्या है। यही भारतीय जनता पार्टी के उस टाइम के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और जो भी लोग थे, वो ये नीति का विरोध कर रहे थे। और इसके आगे की बात करें, जिस तरह आज ब्रह्मोस मिसाइल और ये जब जो मिसाइलों की हमारे नीलेश जी बात कर रहे हैं, तो मैं उनका ध्यान दोहराना चाहूँगा कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो जब अब्दुल कलाम जी DRDO के प्रेसिडेंट या जो भी थे, तब वो एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसके तहत ये सभी पटना करके पूरा जो 5 मिसाइलें हैं वो डेवलपमेंट का इनिशियल फेज था। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल की जो बात कर रहे हैं आज हम, जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो जो नींव थी, वो सोच थी, वो कांग्रेस ने कहीं लगाई थी, तब जाके आज DRDO पूरे बहुत सारे देशों में अपना डिफेंस टेक्नोलॉजी का जो भी प्रोडक्ट है आज बेच रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो जिस तरह जो नहीं हुआ है आज तक देश में, वो मैं बताना चाहूंगा कि आज जो डॉलर के मुकाबले रुपया है वो बहुत ही निचले स्तर पर है। जिस तरह से महंगाई का दर है आज पूरे देश के अंदर, WPI डेटा है वो पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा है। जो बेरोजगारी का दर है वो आज सबसे ज्यादा है। दूसरी बात, अभी थोड़े दिन पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक प्रेस स्टेटमेंट दिया था जिसमें कहा गया था कि पैंगोंग लेक के ऊपर एक दूसरा ब्रिज बन रहा है। शायद ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के खुद अधिकारी किया, तो हमारे AICC के जो प्रवक्ता थे पवन खेड़ा जी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि भाई हमें प्रधानमंत्री बताए कि चाइना का इनफिल्ट्रेशन किधर तक है, कितने तक है, वो सब बात नहीं हो रही है। और आज हम चाइना से प्रोटेक्शन की बात करें, हम सक्षम है, हमारा मिलिट्री पावर जो है उस टाइम पे भी सक्षम था, आज भी सक्षम है, और हमारे जो जवान हैं इतने मजबूत है उनके, वो देश के लिए सभी लोग जो देश के लिए जब बात आती है तो सब लोग एक हो जाते हैं। और हमारा कर्म है, हमारा धर्म है कि जब देश पे आती है तो सब एक होकर लड़ते हैं। हमें जो करना है, प्रधानमंत्री को हमारा यही बात है कि अगर वो 8 बजे आते हैं तो अच्छा है, पर 8 बजे आने के बाद वो देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं वो भी थोड़ा बताए। और मैं तो बोलता हूं, हमने अप्रिशिएट भी किया कि जिस तरह ये क्वाड का जो मुद्दा है वो बहुत ही पुराना है। 2007-8 में सबसे पहले मनमोहन सिंह थे, तभी ये US क्वाड से पहले टेट्राहेड्रल कमिटी था, वो डायलॉग सिस्टम था, उसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ही थे। लेकिन उनको लगा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब उस टाइम पे थे तो उनको लगा कि इंडिया को भी साथ में लेना चाहिए, और तब मनमोहन सिंह जी को साथ में लेके चाइना को किस तरह से अलग अलग पॉलिसी में घेरा जाए। और उसी समय पे अभी हम देख रहे कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, क्योंकि हमको लगा, नीलेश भाई सो लंदन में जो राहुल गांधी जी ने बोला है कि भारत यूरोप की नहीं मानता, तो उसका समर्थन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कांग्रेस क्या कहना चाहती है? क्योंकि भारत तो सुनेगा नहीं किसी की। अभी ये मुद्दा चर्चा करनी है, हम दूसरे मुद्दे पे बात कर रहे हैं। नहीं, आप तो ऐसा बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी 8 बजे आते हो तो देश के लिए, देश के हित में ही आते हैं। कंप्यूटर आपके शासन में बात भी करें। हाँ, जी, मैं वो उसका जवाब दे रहा हूँ। सुनना चाहते हैं नहीं, हमारे प्रधानमंत्री क्या सुनना चाहते हैं? मैं एक विपक्ष की तरह रजूआत कर रहा हूँ आपको, तो आप जरा मैसेज पहुंचा देना कि लोग ये भी सुनना चाहते हैं। और लास्ट में इतना बोल रहा हूं कि जब 2008 में ये क्वाड के लिए पहली बार प्रधानमंत्री गए थे, तो वहां पे जो रेल नेटवर्क है उसके द्वारा अभी आप देख सकते हैं कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी कि ऑलरेडी जो रेल नेटवर्क है उसके पैरेलल सिर्फ गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए एक पूरा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होना चाहिए, जिसका आज हम फिजिकल विजुअलाइजेशन देख सकते हैं
कि आज पूरे आप अहमदाबाद मुंबई ट्रैक के बाजू में दूसरे 2 ट्रैक्स, उसके बाद गुड्स के जो कंटेनर का जो डिपो आज बड़ौदा के बाजू में बन रहा है। तो ऐसे सब विजन के साथ सब काम किया था, तो आज वो आप आगे लेके जा रहे हो और आपकी जवाबदारी है। हम ये नहीं कहते कि सभी आपने किया है, सभी हमने किया है। जब आपके पास जवाबदारी है तो आप करिए, हमारे पास था, हमने भी विजन के साथ इस देश के लिए जब भी जरूरत हुआ किया है। इंदिरा गांधी को पता था कि सिख के सामने उन्होंने जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था, फिर भी उनको पता था कि वो सिख सिक्योरिटी रखेगा तो उनकी जान को तकलीफ थी, फिर भी उन्होंने अनाउंस किया अगर सिख को मेरे सिक्योरिटी से दूर करूंगा तो जो हमारा जो मैसेज है वो गलत जाएगा, और फिर वो जो न होना था वो हो गया। राजीव गांधी ने जब जब श्रीलंका के अंदर शांति सेना भेजा और वहां पे शांति स्थापना की बात की, उनको अपनी जान देनी पड़ी। तो हमेशा कांग्रेस ने लोगों के लिए, देश के लिए किया है। आज आपकी बारी है, आप करिए। जिस दिन लोग हमें जनमत देंगे हम भी काम करेंगे वापस, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री से हमारी क्या अपेक्षा है वो हम आपको बता रहे कि 8 बजे आके ऐसी भी कोई बात करे जिससे लोगों को पता चले कि महंगाई कैसे कम होगी। डॉलर जो आज 77 पे पहुंच गया है तो वो 35 पे कैसे आएगा। अगर हमको महासत्ता बनना है तो आप पेट्रोल डीजल के और गैस के भाव कम किए, उसका तो समर्थन नहीं किया, अभिनंदन नहीं दिए आपने। अभी चलो दे देते, चलो वेरी गुड डिसीजन, एक्साइज ड्यूटी कम नहीं किया, ऐसा आपको है, अच्छा देखिए लगे। मेरे कहने से मत दीजिए। आपको लगता है कि माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी ने, भाजपा की सरकार ने अच्छा काम किया है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए। चलो पहले आप बोलते थे कि स्टेट को कम करना है, लेकिन आज निर्णय लिया, अच्छी बात है। मैं बोलता हूँ वेरी गुड, लोगों के लिए जरूरत थी और आज देश के लिए जरूरत थी, और आने वाले दिनों में आप ऐसे ही अच्छे निर्णय लें जिससे देशवासियों को एक विश्वास संपादन हो, और आने वाले दिनों के लिए देश के हित में ही हम सब काम करें, ऐसी मेरी भावना है। अगर आने वाले दिनों में चुनाव के अगर लोग हमें जनमत देंगे तो हम भी काम करेंगे। अभी आपका समय है, आप करें, हमको आपका ध्यान दौड़ना है विपक्ष की तरह, और हम आपको बता रहे कि 8 बजे प्रधानमंत्री को आके क्या बोलना है। जलपा जी आपके और यहाँ पर कर्नल जी आना चाहूँगी, बहुत शॉर्टली आंसर लेना चाहूँगी इस बात का, क्योंकि कहीं ना कहीं हर मुद्दों पर हम देखते हैं कि राजनीति आ ही जाती है कहीं ना कहीं से। लेकिन अगर भारत देश की बात करें तो आज़ादी के बाद से संघर्षमय समय रहा है, और शायद हमने ऐसा कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद शून्य से भी शुरुआत की है, तब जाकर आज का ये देश पहुँचा है। और अगर एकजुट नहीं रहेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हमारे ऊपर दूसरे लोग काफी हावी हो सकते हैं। जी जलपा जी, जब भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी, मैं यहाँ पहली बात तो ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, न तो मैं भाजपा का प्रशंसा करना चाहता हूँ न कांग्रेस का। बीइंग एक भारत का जो नागरिक ए पॉलिटिकल, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 1947 में जब भारत को आजादी मिली, अंग्रेज भारत देश छोड़ करके गया, पूरा चोरी करके ले गया। भारत के तिजोरी बिल्कुल खाली थी, कुछ भी नहीं था। भारत को पिन बनाने की फैक्ट्री भी हमारे पास नहीं थी। वो शून्य से शुरुआत करी। उस समय कहा जाता है कि सिर्फ 20 गांवों के अंदर बिजली थी, और हम जो आज टेक्नोलॉजी के जमाने में जी रहे हैं, तो हो सकता है जो भी सरकार होगी उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है, महान कार्य किया है, जिसके कारण आप और हम जो है टेक्नोलॉजी के आज जो, चाहे वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो, मोबाइल टेक्नोलॉजी हो, उस जमाने में समझिए कि 1947 में सिर्फ 20 रजवाड़ों के पास वो जो फोन था, किसी के पास फोन नहीं था। आज इतना रोड स्ट्रक्चर आया, इंफ्रास्ट्रक्चर आया, डिफेंस के अंदर टेक्नोलॉजी है। उस समय कहते कि सिर्फ हमारे पास 4 विमान थे और 10 या 20 जो है टैंके थी, और हमारी जो सेनाएं और पूरी बॉर्डर जो कंप्लीटली ओपन थी। तो किसी न किसी सरकार ने कोई ना कोई अच्छा कदम उठाया होगा, जिसके कारण आज हम जो है सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। दोनों सरकारों ने बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य किया है। तो सर्वप्रथम मेरा आप सभी दोनों पार्टी से हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है कि जहां भारत देश की सुरक्षा का सवाल आता है, कोई पार्टी नहीं है, भारत के ऊपर कोई चीज नहीं है। अगर भारत रहा, भारत की सुरक्षा सलामत रही, तो हम और आप चाहे 10 करोड़ फैक्ट्री के मालिक हो, 15 करोड़ के मालिक हो, हजारों करोड़ आपके पास हो, जब देश ही नहीं रहेगा, यूक्रेन ही नहीं रहेगा, तो आप कहां जाएंगे? आपको शेल्टर लेने के लिए पाकिस्तान जगह देगा, चाइना आपको जगह देगा,
बांग्लादेश लेगा आपको, श्रीलंका लेगा, जाओगे कहां? तो भारत सर्वप्रथम, भारत की सुरक्षा सर्वप्रथम, आर्मी नेवी एयरफोर्स सर्वप्रथम, इसके बाद राजनीति। इस राजनीति ने किसने क्या किया? कांग्रेस की सरकार ने भी, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 7th पे कमीशन लाई, तो उससे पहले 1 से लेकर 6 कमीशन पिछली सरकारों ने भी लाया होगा। हर एक ने अपना अपना अच्छा काम किया है। तो अभी हर एक को एक साबित करने का जनमत, जिस प्रकार निकुल जी ने बताया कि अभी एक समय आ गया है कि आपको मौका मिला है, आप अच्छा काम करें ताकि आने वाले 24 के चुनाव में भी आपका जनमत जो आपकी तरफ रहे। और जहां रही बात सुरक्षा का सवाल, तो सुरक्षा के लिए किसी भी वक्त एक मत होना जरूरी है। अगर एक मत नहीं हुए तो हम अलग थलग पड़ जाएंगे। एक साथ रहना, यही मेरी आप सब लोगों से विनती है। जय हिंद, जय भारत। जी बिल्कुल, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। तो आज का हमारा मुद्दा ये था कि पीएम नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर है और कल वो क्वाड समिट में हिस्सा भी लेंगे। आपको बताते कि क्वाड समिट की मीटिंग इसलिए भी अहम है, ऐसे तो चाइना को कहीं ना कहीं पहले से ही जलन होने लगी है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे जो ताइवान पर कब्जा करना है या दूसरे छोटे छोटे द्वीपों और देशों पर हक जताना है, कहीं ना कहीं क्वाड उसमें बाधारूप साबित होगा। मुद्दा यहाँ पर यह भी है कि जब भी कोई देश का पीएम विदेश दौरे पर जाता है तो ये बहुत अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उसी पर हुए समझौते से आगे दोनों देशों के व्यापारिक संबंध भी आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं रक्षा संबंध भी आगे बढ़ते हैं। जापान की बात करें ऐसे तो जापान के साथ भी भारत देश का नाता पुराना रहा है, दोस्ती भी अच्छी रही है और ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर चाइना कहीं ना कहीं भारत को दूसरे देशों के साथ मिलकर घेरना चाहता हो तो फिर क्यों ना भारत भी दूसरे देशों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाए। और जब हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं व्यापारिक संबंध की बात कर ले या फिर रक्षा संबंध के दृष्टि से हम देख ले, तो अहम हो जाता है कि योग्य रीत से वार्तालाप भी हो, योग्य डिसीजन भी लिए जाए और पॉलिसी भी बनाई जाए। अब क्वाड समिट की ये मीटिंग से पहले ऐसे तो अमेरिका का निवेदन आया था, उसके बाद चाइना का भी आ गया। चाइना ने कहीं ना कहीं इतनी जलन हुई कि उसे कहना पड़े कि ये जो समिट है, ये जो मीटिंग होने वाली है, ये जो निर्णय होगा वो कहीं ना कहीं विफल साबित होगा। उसे लगता है कि इंडो पैसिफिक में वो जो दबदबा चाहता है उसमें बाधारूप क्वाड ही बनेगा। साउथ चाइना सी की बात करें तो साउथ चाइना सी में भी कहीं ना कहीं चीन चाहता है कि उनका दबदबा ऐसा हो कि हर एक व्यापारिक लाभ उनको हो और वो जो नंबर 1 की पोजीशन हाल करना चाहता है वो भी कहीं ना कहीं उसे मिल जाए। लेकिन बाधा रूप है क्वाड, चाहे वो भारत देश हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या जापान हो या उनकी साझेदारी हो। अब देखना आगे यही होगा कि क्वाड समिट में आगे क्या निर्णय लिया जाता है और साथ में ही देखना ये भी होगा कि आगे क्वाड समिट के द्वारा लिए गए हुए फैसले पर किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।